वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें मैंने आपको बताया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में, और बताया था मैंने आपको किस तरह से हम n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए जरा स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। स्ट्रक्चर जैसे कि आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है। पहले आप कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आप खुद देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है .1, और इसके अंदर मैंने दो मेंबर डिक्लेयर करे हैं एक्स और वाई, दोनों ही वेरिएबल जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। ठीक, तो जिस तरह से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरह से हम यूनियन भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनियन इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूनियन में देखिए मैंने यूनियन लिखा, ठीक, उसमें यूनियन का जो नाम है वो मैंने अपनी तरफ से दिया बिकॉज इट इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो मैंने .2 दे दिया इसका नाम। इसमें भी मैंने दो मेंबर डिक्लेयर करे एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। ठीक है, तो आइए देखिए स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो ये है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर है अगर आपको उसका साइज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द सम ऑफ साइज ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो साइज होता है वो इसके इंडिविजुअल मेंबर के साइज को अगर हम ऐड कर दें तो वो साइज निकल के जो आएगा वो होगा स्ट्रक्चर का साइज। जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल में डिक्लेयर करें इंट एक्स और इंट वाई। आपको पता है जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है इट विल टेक 2 बाइट इन मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की साइज की बात करें यहाँ पे तो x का साइज कितना होगा 2 बाइट और y का साइज होगा 2 बाइट, तो 2 + 2 स्ट्रक्चर का जो साइज है वो निकल के आएगा यहाँ पर 4 बाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 2 + 2 = 4 बाइट। अब आते हैं देखते हैं यूनियन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने यूनियन क्रिएट करा था जिसका नाम था .2। इसमें दो वेरिएबल थे x और y, दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के थे। तो यहाँ पर अगर हम यूनियन के साइज की बात करें तो यूनियन साइज ऑफ यूनियन is equal to the size of its member which is having a largest size in memory। मतलब यूनियन का जो साइज है वो इसके उस मेंबर के साइज के इक्वल होगा जो मेमोरी में सबसे लार्जेस्ट स्पेस ले रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे यूनियन है, अगर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करता इंट एक्स और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता फ्लोट वाई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता फ्लोट वाई, तो अगर मैं यूनियन के साइज की बात करता तो यूनियन का साइज यहाँ पर क्या होता 4 बाइट। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल मेंबर्स के साइज को ऐड नहीं कर रहे, इंटीजर और फ्लोट को मैंने ऐड नहीं करा यहाँ पर, लेकिन जो फ्लोट वेरिएबल है उसका साइज जितना भी है 4 बाइट वही साइज होता इस यूनियन डेटा टाइप का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, तो दोनों का साइज इक्वल है। एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल कितने बाइट के हैं, 2 बाइट के, तो इस तरह से साइज ऑफ यूनियन यहाँ पर कितना होगा 2 बाइट। ठीक, अब सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देखिए जब आप स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने लिखा है यहाँ स्ट्रक्ट .1, ये तो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करा था स्ट्रक्ट .1, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब तक आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो मेमोरी में कोई भी लोकेशन क्रिएट नहीं होगी। ये तो सिंपल रूल आपको पहले से पता है कि अगर आप केवल डेटा टाइप लिखते हैं, मान लीजिए अगर आप लिखते हैं केवल INT, तो INT लिखने से ही केवल आपकी मेमोरी में कोई लोकेशन क्रिएट नहीं होगी। मेमोरी में लोकेशन तभी क्रिएट होती है जब आप INT लिखेंगे और INT के बाद किसी वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक उसी तरह से स्ट्रक्चर के केस में भी जब आपने स्ट्रक्ट .1 लिखा है और उसके अगर आगे आप कोई वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं P1 या P2 या कोई भी और नाम, तो मेमोरी में लोकेशंस क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है, आपने स्ट्रक्ट .1 P1 लिखा तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक P1 नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ जिसके दो कंपोनेंट हैं x और y, है ना भाई, x और y तो थे जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करा था ये स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें कितने कंपोनेंट थे इसके, एक x और एक y। तो जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेमोरी में P1 नाम का ये वेरिएबल क्रिएट होगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x और एक y, और x और y दोनों ही कंपोनेंट के लिए सेपरेट लोकेशंस क्रिएट होंगी।
एक्स के लिए अलग लोकेशन क्रिएट होगी और वाई के लिए अलग लोकेशन क्रिएट होगी, दोनों सेपरेट लोकेशंस होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन की, अगर मैंने यहां पर डिक्लेयर करा यूनियन पॉइंट टू P2, ठीक है, यानी कि जो P2 वेरिएबल है वो किस टाइप का है, यूनियन टाइप का। तो इसमें स्ट्रक्चर और यूनियन में पहला डिफरेंस जो मैंने बताया था वो तो साइज का था कि स्ट्रक्चर का साइज तो किसके इक्वल होगा, उसके इंडिविजुअल मेंबर के साइज को अगर हम ऐड कर दें तो वो साइज स्ट्रक्चर का निकल के आएगा। और यूनियन का साइज किसके इक्वल होगा, यूनियन का साइज उसके उस मेंबर के साइज के इक्वल होगा जिस मेंबर का लार्जेस्ट स्पेस होगा मेमोरी में, ठीक। लेकिन अगर हम लोकेशंस की बात करें तो अगर मैंने P2 नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जो कि किस टाइप का होगा, यूनियन टाइप का, तो उसमें केवल एक ही लोकेशन क्रिएट होगी। यानी क्या मतलब इसका कि P2 जो वेरिएबल है यूनियन टाइप का, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट सेम ही लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। x और y बोथ रेफर टू सेम लोकेशन। जबकि वहां पर क्या हो रहा है स्ट्रक्चर के केस में, स्ट्रक्चर के केस में क्या हो रहा है कि P1 का जो x कंपोनेंट है वो एक अलग लोकेशन है और P1 का y कंपोनेंट एक अलग लोकेशन है। लेकिन P2 के अंदर क्या होगा कि जो कि P2 यूनियन टाइप का है कि सेम ही लोकेशन क्रिएट होगी। P2 का x कंपोनेंट भी इसी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा और P2 का y कंपोनेंट भी इसी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। x और y के लिए सेपरेट लोकेशंस क्रिएट नहीं होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, ठीक है। अब आइए जरा, यही मैंने यहाँ पर आपको ये लिख रखा है, साथ साथ देखिए जरा जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है। साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू साइज ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एंड सेकंड इज साइज ऑफ यूनियन is equal to member having maximum size, and second difference is in structure different memory location is created, whereas in union only one memory location is created for all members। सारे members के लिए केवल एक ही memory location create होती है। तो अब देखिए जरा, ये जो P1 वेरिएबल था, ये P1 वेरिएबल किस टाइप का था, स्ट्रक्चर टाइप का। तो मैंने P1 वेरिएबल के x कंपोनेंट पे क्या स्टोर कर दिया, 4। P1 डॉट एक्स इक्वल टू 4, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 4। अब आप देखिए जरा, ये डॉट ऑपरेटर तो आपको अच्छे से आता है, ये मैंने बता रखा है लास्ट लेक्चर्स में कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सेस करना है, जैसे P1 के x मेंबर को एक्सेस करना है, तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप y कंपोनेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डॉट ऑपरेटर का हम यूज यूनियन के केस में भी करते हैं। अगर यूनियन के केस में भी कोई भी मेंबर एक्सेस करना हम चाहें, यूनियन का कोई भी अगर हमें मेंबर एक्सेस करना है तो उसको भी हम डॉट ऑपरेटर की मदद से ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो P1 डॉट एक्स जब मैंने लिखा इक्वल टू 4, तो P1 के x कंपोनेंट में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 4। फिर मैंने लिखा P1 डॉट y इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या किया, मैंने P1 के y कंपोनेंट में 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बात आती है इस यूनियन की। जो P2 वेरिएबल था वो यूनियन टाइप का था, ठीक है। P2 के x कंपोनेंट में आपने 4 स्टोर करा, ठीक। तो ये देखिए जरा, मैंने यहां पर लोकेशंस बना के आपको समझा रखा है कि P2 जो वेरिएबल था वो यूनियन टाइप का था, जिसमें क्या हुआ था कि P2 का x और y कंपोनेंट एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा था। तो क्या हुआ, जब आपने P2 डॉट एक्स इक्वल टू 4 लिखा तो इस लोकेशन के अंदर सबसे पहले तो स्टोर हो गया 4, ठीक। अब आपने P2 डॉट वाई इक्वल टू 5 लिखा तो उससे हुआ क्या कि जिस लोकेशन पे आपने पहले 4 लिखा था उस लोकेशन पे आपने 5 वैल्यू डाल दी, यानी कि P2 में अब क्या स्टोर है, 5। यानी कि P2 की जो x लोकेशन है, यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये दोनों ही कंपोनेंट किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, 5 को, ठीक है। तो यूनियन के केस में क्या होता है कि जो नई वैल्यू है यानी कि 5, वो पुरानी वाली वैल्यू 4 को ओवरराइट कर दे रही है। क्या कर दे रही है, ओवरराइट। क्यों, क्योंकि एक ही लोकेशन क्रिएट हो रही है, तो उस लोकेशन पर अगर आप पहले 4 स्टोर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर अगर आप उसके बाद P2 डॉट वाई के अंदर 5 स्टोर करेंगे तो जो नई वैल्यू है वो पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगी,
ये तो आपको पता है कि ये तो बेसिक रूल है वेरिएबल का भी। भाई वेरिएबल क्या होता है सबको पता है कि अगर मैं लिखता हूं इंट x इक्वल टू 5 तो x लोकेशन के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं x इक्वल टू 6 तो x के अंदर जो वैल्यू 6 मैंने स्टोर करी है नेक्स्ट लाइन में वो 6 वैल्यू 5 को ओवरराइट कर देगी। तो सीधी सी बात यहां पे भी है कि जब आपने आपकी एक ही लोकेशन क्रिएट हुई है उस लोकेशन के अंदर जब आपने 4 स्टोर करा है और फिर उसके बाद आप उसके अंदर 5 स्टोर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो 5 वैल्यू है वो उस 4 वैल्यू को क्या कर देगी ओवरराइट। तो P2 के x कंपोनेंट इसमें भी 5 आएगा और P2 के y कंपोनेंट इसमें भी 5 आएगा। P2 के x और y दोनों के दोनों किसको पॉइंट आउट करेंगे 5 को। यही मैंने यहां पर प्रिंट करा लिया। मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर P1 डॉट x इक्वल टू परसेंटाइल d P1 डॉट y इक्वल टू परसेंटाइल d। पहला वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल d इसकी जगह तो हम प्रिंट कर रहे हैं P1 का x कंपोनेंट यानी कि मैंने क्या लिखा P1 डॉट x। और जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल d इसके लिए हम प्रिंट कर रहे हैं P1 का y कंपोनेंट P1 डॉट y। ठीक उसी तरह से मैंने यूनियन के कंपोनेंट प्रिंट करने की कोशिश करी है। यहाँ पर मेंबर ऑफ यूनियन आर P2 डॉट x इक्वल टू परसेंटाइल d P2 डॉट y इक्वल टू परसेंटाइल d। ठीक है, पहला वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल d है वो P2 का x कंपोनेंट के लिए P2 डॉट x और दूसरा वाला किसके लिए P2 y। लेकिन इसमें आप एक चीज नोट करिए जरा, अगर हम इस केस में P1 का x कंपोनेंट प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आएगा P1 डॉट x मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर P1 डॉट x इक्वल टू 4। क्या प्रिंट होगा P1 डॉट x इक्वल टू 4 क्योंकि P1 जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर टाइप का है जिसके x लोकेशन पे आपने 4 स्टोर किया था। और यहां पर अगर आप प्रिंट करते हैं P1 डॉट y इक्वल टू परसेंटाइल d तो उसकी जगह प्रिंट होगा P1 डॉट y इक्वल टू 5 क्योंकि y कंपोनेंट में हमने क्या स्टोर किया था 5। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनियन की तो प्रिंट होगा मेंबर ऑफ यूनियन आर P2 डॉट x इक्वल टू 5। यहां पर वैल्यू क्या आएगी 5। अब आप कहेंगे कि P2 के x में तो हमने पहले 4 स्टोर किया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब एक ही लोकेशन आपने क्रिएट करी है तो P2 के x में जब आपने 4 स्टोर किया था, सही है, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपने P2 डॉट y इक्वल टू 5 लिखा था तो 5 वैल्यू ओवरराइट कर देगी 4 वैल्यू को। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो 5 वैल्यू है ये इस 4 को क्या कर देगी ओवरराइट। तो अगर आप इसके बाद P2 के x और y इन दोनों को प्रिंट कराते हैं तो दोनों ही केस में आउटपुट 5 ही आएगा बिकॉज P2 का x और y दोनों कंपोनेंट इस 5 को ही रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आउटपुट मेंबर ऑफ यूनियन आर P2 डॉट x इक्वल टू 5 एंड P2 डॉट y इक्वल टू 5। ठीक है, ये देखिए जरा मैंने दिखा रखा है यहाँ पे मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर P1 डॉट x इक्वल टू 4 P1 डॉट y इक्वल टू 5 और मेंबर ऑफ यूनियन आर P1 डॉट x इक्वल टू 5 P1 डॉट y इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर और यूनियन समझा। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इसी लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है टाइप डेफ का। टाइप डेफ हम किस लिए यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, देखिए जरा इसका एडवांटेज क्या है। दिस कॉन्सेप्ट is used to provide an alternate name to existing data type। यानी कि कोई डेटा टाइप सी लैंग्वेज में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सी लैंग्वेज में कोई डेटा टाइप पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। भाई सी लैंग्वेज में आपने डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं, इंटीजर के लिए आप क्या कीवर्ड यूज करते हो INT। ठीक है, और कौन से डेटा टाइप आपने यूज करे हैं आज तक, कैरेक्टर CHAR, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए FLOAT फ्लोट, और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके लिए आप कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट। तो टाइप डेफ क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को हम अगर हम नया नाम देना चाहें तो उसके लिए हम टाइप डेफ यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहां लिखा टाइप डेफ INT और स्पेस देके मैंने क्या लिख दिया यहां पर क्या लिख दिया मैंने I। तो अगर मैं किसी प्रोग्राम में INT यानी कि इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूं तो वहां पर मैं लिख सकता हूं I, केवल ये वाला I, ये जो मैंने लिखा है I। अगर मैं लिखूंगा I तो उस I का मतलब ये INT ही समझा जाएगा, यानी कि जो डेटा टाइप पहले से था उसको मैंने नया नाम प्रोवाइड कर दिया।
यानी कि अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैं लिख सकता हूं, पहले लिखूंगा आई और आई स्पेस देके वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी पास कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एक्स, तो आई एक्स, आई स्पेस एक्स सेमीकोलन, तो उसका मतलब आई एन टी एक्स समझा जाएगा। आई अगर मैं आई लिखता हूं स्पेस देके लिखता हूं एक्स, तो उसका मतलब आई एन टी एक्स ही समझा जाएगा। बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट। जैसे हमने प्रीवियसली जितने प्रोग्राम बनाए हैं अभी तक, उसमें आपको ध्यान होगा कि हम एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड रीड करना हो, चाहे वो क्लास में 100 बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना हो। ठीक है, तो वहां पर हम इस टाइप डेफ का यूज कर सकते हैं कि बार बार हमें कोई स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट को एक शॉर्ट नाम दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट, यानी कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट के आगे मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट। तो अगर कोई मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसकी जगह मैं केवल लिखूंगा अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट, क्या लिखूंगा, स्टूडेंट, और उसके आगे जो भी वेरिएबल का मैं नाम देना चाहूं, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट V1, तो उसका मतलब स्ट्रक्ट स्टूडेंट V1 ही समझा जाएगा। एक चीज आप अच्छे से ध्यान रख लें, इसका कभी कभी कंपनी के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप डेफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं। आपने टाइप डेफ लिखा, INT लिखा और स्पेस देके क्या लिखा है, आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस आई नाम का कोई नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं। आप यहां पर कोई भी नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं कर रहे। आप सिर्फ यहां पर जो डेटा टाइप पहले से है उसको नया नाम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, तो आपने अगर आप स्टूडेंट लिखा तो आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया डेटा टाइप अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया, नहीं। आपने जो पहले से डेटा टाइप था उसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस यूज ऑफ प्रोग्रामर, कन्विंस के लिए आपने उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टूडेंट, यानी उसका शॉर्ट नाम प्रोवाइड कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, स्ट्रक्चर यूनियन और टाइप डेफ। ठीक है, आगे लेक्चर जो मैं लूंगा, आगे लेक्चर में आपको नए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्चर में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।